दोस्तों, जिस तरीके से आए दिन पतियों की हत्या हो रही है, अब ये कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हम लोग अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पति की हत्या नहीं होती है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस तरीके से पतियों की हत्या हो रही है या पत्नियां करा रही हैं, उससे अब ऐसा लगता है कि घोर कलयुग आ चुका है। और जो अपने देश की कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो एक तरीके से इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गया है और उसका फ़ायदा चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, लेकिन आजकल जिस तरीके के केसेस देखे जा रहे हैं उसमें महिलाएं इस बात का फ़ायदा उठाती हैं और इसीलिए अब पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, उसी प्रकार पुरुष आयोग की भी मांग होनी चाहिए, यानी कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर रोज़ दोस्तों सोचिए, हम लोग कहानी सुन लेंगे, मैं कहानी सुना दूंगा, लेकिन जिसके घर पे ये बीतती है, जिस भी परिवार में, उनके घर के लोगों का क्या हाल होता होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा, और कितनी ज़िंदगियां, कितने परिवार तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और आने वाले समय में होंगे। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर अति हो जाए, अगर कोई भी निर्णय हो, अगर दोनों को बराबर की नज़र से नहीं देखा जाएगा, एक पक्ष को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा और दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं जाएगी, तो ऐसा होगा दोस्तों। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं, मुझे बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है कि महिलाएं इसका फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो उनके पति से उनका तलाक होगा, वो एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर करती हैं बाहर, तो बहुत अधिक होगा, तो उनको कुछ साल की सज़ा हो जाएगी। वो भी बकवास सी बात है दोस्तों। किसको सज़ा होती है आप सब लोग जानते हैं। और पति पत्नी के अलग होने के नाम पे पति जो है उसको खर्चे देगा। तो ये तमाम पहलुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी महिलाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एक बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ आप देख लीजिए, उसकी पत्नी ने बोला कि मैं महीने 40 लाख रुपए की डिमांड करने वाली थी, और कलकत्ता हाई कोर्ट से ये फरमान जारी किया गया कि जो क्रिकेटर है वो अपनी पत्नी को और अपनी उसकी बच्ची की परवरिश के लिए 4 लाख महीने देगा। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि दुनिया जानती है कि कौन सही है कौन गलत है इसमें, क्योंकि आप सामने वाले को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इन सारी बातों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं समाज में जब तक कानून बराबर नज़र से दोनों पक्षों को नहीं देखेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए हम ये जान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप रेशियो निकाल लीजिए, कितने पतियों की हत्या हो रही है, कितनी महिलाओं की हत्या हो रही है, पत्नियों की हत्या हो रही है। हालांकि गलत गलत होता है, चाहे वो पुरुष करे या महिला करे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो महिला है और ये पुरुष है और महिला है तो सही ही होगी, ये दोस्तों सही बात नहीं है। आजकल बराबरी का जब आप स्थान दे रहे हो तो क्राइम में भी इनका बराबरी का ही रोल है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसी बातों से बचते हैं इतना। क्योंकि अगर आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो जाए तब शायद आप इस बात को और गहराई से समझेंगे। और आज की जो घटना मैं सुनाने वाला हूँ उसमें ऐसा ही हुआ है। पति की मौत होती है, पत्नी अपना गुनाह कबूल करती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि उसके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। बाप का साया उठ गया क्योंकि उसकी मौत हो गई, माँ अब उसके जीवन भर जेल में रहेगी। और अनगिनत कहानियाँ हैं, आप चाहे मेरठ हत्याकांड उठाइए, चाहे आप राजा रघुवंशी का उठाइए या फिर मानव शर्मा का उठाइए, कितने अनगिनत केसेज हैं। बेंगलोर के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अतुल सुभाष, उनका कितनी दुखद, मतलब तो तमाम ऐसे केसेज हैं दोस्तों। खैर, मैं सीधा आज की कहानी पे आता हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ ये अलीगढ़ के बरला ज़िले की घटना है। और इसी अलीगढ़ के बरला ज़िले में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था सुरेश। सुरेश की उम्र 38 साल। सुरेश नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। अच्छा, सुरेश की शादी आज से 16 साल पहले बीना नाम की एक लड़की से, जो कि फिरोजाबाद की रहने वाली होती है, उससे होती है। तो आज से 16 साल पहले जब इन दोनों की शादी होती है, धीरे धीरे वक्त बीतता है। कुछ समय के बाद इन दोनों को 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। शुरुआती सालों में इसकी जो पत्नी है, उसके जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था, बड़ा अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से गुजरता है। लेकिन इधर नौकरी में और रोजी रोटी की तलाश में जो सुरेश हैं वो नोएडा आ जाते हैं। और नोएडा में
जैसा कि मैंने बताया, एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करते हैं, जिससे उनके परिवार का पेट पलता था। अच्छा, इसके परिवार में 3 बच्चों के अलावा कंबाइंड फैमिली थी। सुरेश के जो बड़े भाई थे वो भी पड़ोस में रहते थे, और उनकी पत्नी यानी कि सुरेश के भाई और भाभी, और इस महिला के यानी कि बीना के 3 बच्चे। और जो सुरेश हैं, हर महीने 2 महीने पे नोएडा से अलीगढ़ आते थे अपने परिवार को देख रेख के लिए, और जो भी खर्चा पानी का जो एक गार्जियन जो भूमिका निभाता है, तो हर महीने 2 महीने पे वो आते थे। 8-10 साल तो बहुत सब कुछ अच्छे से गुजरता है, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से ये महिला एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। अब प्यार क्या प्यार बोलें दोस्तों, आजकल प्यार कहाँ रह गया है, अट्रैक्शन कहिए या हवस कहिए। इधर जो पति है वो नोएडा में नौकरी करता था, बच्चे स्कूल चले जाया करते थे। अब बीना जो है अकेले रहने की आदी हो जाती है, लेकिन बीना की 7 वर्ष पहले एक लड़के से मुलाकात होती है। उसी के मोहल्ले का एक लड़का था जिसका नाम है मनोज। मनोज उसी मोहल्ले में सब्जी की दुकान थी, वो सब्जी बेचा करता था, और इसी दौरान में जो बीना है उसके दुकान पर सब्जी लेने जाया करती थी। इन दोनों में पहले बातचीत होती है, और बातचीत होते होते दोस्ती होती है, और ये दोस्ती अनैतिक रिश्तों का रूप ले लेता है, यानी दोनों एक दूसरे के अफेयर में पड़ जाते हैं। शुरू में ये दोनों छुप छुप कर मिलते थे, कई बार ये अलीगढ़ की होटलों में मिलते हैं, कई बार ये छुप कर घर में मिलते हैं। लेकिन एक रोज़ इसका पति यानी सुरेश जो है इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। वो इसको मारता है, पीटता है, समझाता है, इसका विरोध करता है। इसके बड़े भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर गांव में पंचायत होती है, और दोनों को समझाया बुझाया जाता है कि तुम दोनों अपनी मर्यादा में रहोगे। इस औरत को इसके पति और बच्चों का हवाला दिया जाता है कि देखो, तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुम एक पत्नी हो, और तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आने वाले समय में तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे तुम्हारे परिवार का सर शर्म से झुक जाए। ये दोनों वहाँ एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि आइंदा हम लोग ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन एक बार दोस्तों जो अपना सीमा लांघ जाता है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है वो किसी भी ऐसी चीज़ों से खुद को बचा पाए। इधर जो बीना के पति सुरेश थे, वो अपनी पत्नी को इसके बावजूद भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के ऊपर इस गलत असर पड़ेगा, तुम सब कुछ सही कर लो, सुधर जाओ और बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर, हालांकि इसके जो सुरेश के बड़े भाई थे विजय, वो कहते हैं कि इस पत्नी को छोड़ दो, और ऐसा भी तो है कई लोगों की पत्नियां अगर गुजर जाती हैं, मर जाती हैं, तो क्या उनके बच्चों की परवरिश नहीं होती है। लेकिन सुरेश सीधा साधा इंसान था, वो अपने बड़े भाई से कहता है कि क्या अगर वो छोड़कर चली जाएगी तो क्या बच्चों को मेरे आप पालोगे। सुरेश का बड़ा भाई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो भी सोचता है कि परिवार का मैटर है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन सुरेश भी अपने पॉइंट पे सही था, क्योंकि 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी वो कैसे संभालता है, एक तरफ उसको नोएडा में नौकरी भी करनी थी। तो समझाने बुझाने के बाद उसको वो अपनी पत्नी को फिर एक्सेप्ट करता है। इधर फिर जो सुरेश है नोएडा कमाने चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पत्नी के दिलो दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं होता, और अपने बच्चों की और पति की कोई भी चिंता नहीं थी। ये दोनों फिर मिलते हैं, कभी अलीगढ़ में, कभी गांव में, कभी घर में। अच्छा, ये करती क्या थी कि जब भी इसका पति नोएडा से आता था और इसके बच्चे जब घर में होते थे, तो अगर पति नहीं तो फिर तो ये आसानी से मिलती थी, अपने बच्चों को डरा धमका देती थी जब भी उसके। अच्छा, इसके बच्चों ने भी इसको कई बार पकड़ा था, लेकिन बच्चे छोटे थे और शर्म के मारे और डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाते थे। 1-2 बार उन्होंने अपने पिता से पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन चूंकि उसके जाने के बाद, यानी कि सुरेश के जाने के बाद, ये अपने बच्चों को मारती, डराती, धमकाती, और इस वजह से बच्चे भी जो है एक समय के बाद अपना मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन जब सुरेश जब भी महीने 2 महीने पर नोएडा से अलीगढ़ आता था, तो जब ये अपने आशिक से यानी मनोज से मिल नहीं पाती थी, तो ये अपने बच्चों और पति को रात को खाने में नशीले पदार्थ दे दिया करती थी, जिससे उनको गहरी नींद आ जाती थी। और जब सभी लोग सो जाते, ये फिर अपने आशिक को फ़ोन करती। इसके आशिक ने इसको गुपचुप तरीके से एक फ़ोन भी दिया था। एक घर का फ़ोन तो इस महिला के पास मौजूद ही था, लेकिन ये चोरी छुपके से जो इसके आशिक मनोज ने फ़ोन दिया था, उस फ़ोन से अपने प्रेमी से बात करती थी। तो खैर, ये नींद की गोली देती थी, और नींद की गोली देने के बाद अपने आशिक को कमरे में बुलाती थी, और ये दोनों रात भर एक दूसरे से यानी कि फिजिकल रिलेशन करते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला कई सालों तक चलता है, और इस बीच होता यह है कि गांव के लोगों को भी भनक लग चुकी थी, लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। इसके जो सुरेश के परिवार के लोग थे, उन्होंने भी इन दोनों को कई बार पकड़ा था, बच्चों ने पकड़ा था, सुरेश ऑलरेडी इसको पकड़ चुका था। उसके बावजूद भी सुरेश कई साल तक मैनेज करता है। लेकिन
धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और इस महिला के ऊपर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा पाबंदी और लोगों की निगरानी है, फिर ये अपने आशिक से कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम मेरे पति को निपटा दो, और ये हमारे बीच का रोड़ा है, और अगर जब तक ये ज़िंदा रहेगा हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे, तो तुम एक काम करो, इसको मार दो। पहले ये प्लान करती है कि खाने में गोली देकर, नशीली पदार्थ देकर इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर देगी, लेकिन किसी कारणवश ये प्लान इसका फेल हो जाता है। फिर ये दोनों बैठते हैं और प्लान करते हैं। ये दोनों देसी कट्टे का बंदोबस्त करते हैं। पैसा इसकी पत्नी देती है सुरेश की, यानी कि बीना, अपने आशिक को। ये कहीं से इंतज़ाम करता है। और आज से 3 दिन पहले, चूँकि सुरेश नोएडा से अपने घर अलीगढ़ आया हुआ था और वो अपने परिवार के लिए राशन पताई, जो भी घर का खर्चा होता है, वो सारी जिम्मेदारियां दोस्तों वो निभा रहा था। और वो जाने से पहले अपने घर का जो भी राशन का सामान होता है वो लेकर आता है। और सुबह के 9 बजे थे, 11 तारीख की ये घटना है। सुबह के 9 बजे थे, अपने बड़े भाई का, चूँकि इसके बड़े भाई की फार्चून की दुकान थी, और उसी दुकान के चबूतरे पे वो बैठकर मोबाइल चला रहा था। और चूँकि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पहले से ही प्लान बना लिया था कि वो गोली मारकर इसकी हत्या करेंगे। ये ठीक वैसा ही करते हैं दोस्तों। सुबह के 9 बजे थे, इसका पति चबूतरे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। मनोज पहले इधर उधर घूमता है, देखता है, आसपास के माहौल को चेक करता है। जब देखता है कोई नहीं है, ये आता है और नज़दीक जाकर उसको 2 गोली मारता है। जैसे ही ये 2 गोली मारता है, यानी मनोज फायर करता है सुरेश के ऊपर। बड़ा भाई विजय मौजूद था, यानी कि सुरेश का बड़ा भाई विजय, जैसे ही वो देखता है इसकी तरफ दौड़ता है मारने के लिए, लेकिन उस पर भी वो गोली चलाता है। किसी तरह विजय अपनी जान बचाता है और इधर मनोज जो है फरार हो जाता है। इधर सुरेश को गोली लगने के बाद कुछ देर तो उसकी सांसें चलती हैं। उसके बावजूद भी ये महिला, यानी कि सुरेश की पत्नी बीना, बाहर आती है, क्योंकि उसको सारी खबर थी। अच्छा, जब वो गोली मार रहा था मनोज, ये चिल्ला कर कहती है और मारो जब तक इसकी मौत ना हो जाए। सोचिए। उसके बाद ये उसका, चूँकि सुरेश की सांसें चल रही थी और बीना देखती है कि उसकी सांसें चल रही हैं, तो उसका गला दबा कर उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन जो विजय की पत्नी है, यानी कि इसकी जेठानी, वो इसको थप्पड़ों से मारती है और कहती है कि तू ये क्या कर रही है। ये उसका विरोध करती है और अपने ही बड़ी जेठानी को ये भी मारना शुरू कर देती है। और इस दौरान में होता है कि उसको, सुरेश को गोली लगी थी। कुछ समय तक तो उसकी सांसें चलती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर जो मनोज था, जिसने गोली, यानी कि बीना का जो आशिक था, वो सीधे पहुंचता है बरला थाना में, और वहां जाकर, यानी कि अलीगढ़ का जो बरला थाना क्षेत्र है, वहां जाता है और पुलिस वालों को एक तरीके से आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि साहब, मैंने सुरेश को ख़त्म कर दिया है गोली मारकर, और उसकी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम इसको मार दो, तो मैंने मार दिया। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां पर सुरेश के लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर बीना देवी भी पुलिस वालों से अपना जुर्म कबूल करती है, क्योंकि पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार करते हैं। उससे जब पूछा जाता है तो वो भी अपना गुनाह कबूल करती है और कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मरवा दिया। तो दोनों, यानी कि मनोज और बीना, अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, और पुलिस वाले इनके ऊपर अन्य धाराओं पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं और दोनों फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे अफसोसनाक बात दोस्तों जो है वो ये है कि इसके तीनों बच्चे जो है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और बच्चे भी पुलिस स्टेशन आकर ये गवाही देते हैं कि उसकी माँ का जो चाल चलन था वो अच्छा नहीं था, और माँ ने ही उसके पापा को, यानी कि उसके पिता को मरवा दिया। तीनों लड़कों की ज़िंदगी तबाह, बाप का साया छिन गया जिसकी मौत हो गई, और माँ जो है जीवन भर जेल में रहेगी। तो खैर, कहानी में आज इतना ही दोस्तों। ऐसी खबरें जब भी सुनता हूँ तो थोड़ा सा बुरा लगता है। न्याय दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के ऊपर भी जो अत्याचार होते हैं, जैसे जो पुरुष उनके साथ गलत करते हैं, उनके साथ भी उतना ही। मेरा सिर्फ ये कहना है इस कहानी के माध्यम से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि न्याय दोनों को बराबर मिलना चाहिए। आप रेशियो उठाइए और आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो खैर, कहानी में इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगा किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और अगर कोई कमी हो दोस्तों वो भी बताइए, मैं सुधार ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।